हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, सॉल्यूशन। भाई नाम तो आप पहले से सुने हो, सॉल्यूशन क्या होता है पता है ना। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। ये पढ़े थे ना आप। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है, विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट सॉल्यूट? तो सॉल्यूट क्या है पूछेगा तो सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट। ओके, और वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, मतलब इसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर विच इज़ मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आया समझ में? तो ये है आपका डेफिनेशन सॉल्यूशन का। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मिक्सचर दो प्रकार का होता है, पढ़े थे ना, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब उसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों के बारे में आपको समझ में आया। ठीक, आगे देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सॉल्यूशन का। तो भाई आप ये सुने थे कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो हाँ, याद होगा, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, है ना, यही पढ़े थे ना। तो देखो पढ़ो, इफ वाटर इज सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा मीन्स होता है वाटर, याद रखना आप ये। ठीक है, अगर वाटर को छोड़ के कोई और चीज़ है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है पूछेगा तो जनरली वो बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब का जनरली यूज़ किया जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या रहेगा? वाटर। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या रहेगा? बेंजीन। याद रख लीजिए ये चीज़। ठीक है, तो भाई अब सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? उसका टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या स्टेट पे रहेगा सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। तो पहला जो सॉल्यूशन का स्टेट है वो क्या है? गैस। ठीक, और उसमें देखा जाएगा तो देखने से पता चल रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है? गैस। तो गैस, डिजॉल्व इन गैस किसका एग्जाम्पल? मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। तो तुम लोग को पूछेगा कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या रहेगा? गैस फेस में रहेगा। तो आप क्या बोलोगे? एयर, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, सेकंड देखोगे, अगर लिक्विड ज़्यादा मात्रा में है और गैस कम मात्रा में है, ये एग्जाम्पल कहीं देखे हो क्या? तो हाँ, वाटर इज़ अ लिक्विड और जो उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है वो गैस है। तो ऑक्सीजन इन वाटर, ये क्या हो गया आपका? क्या बोल सकते हो? गैस इन अ लिक्विड। इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन इन वाटर। ओके, वैसे बहुत सारा चीज़ है। लिक्विड इन लिक्विड का बोलेगा तो एल्कोहल इन वाटर। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड का बोलेगा तो आप बोल सकते हो एलॉय। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ये तो पढ़े हो ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो भाई इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, और अच्छे से एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल कम से कम याद रखिए और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ होता है उसी को याद कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब ये आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है, पहले नहीं पढ़े हैं शायद। तो देखिए, वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होता है? तो वोलेटाइल लिक्विड्स वो होता है जो वेपर प्रोड्यूस करेगा। मीन्स जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो उसका वेपर्स बाहर निकलेगा, ऐसे वाले लिक्विड को बोला जाता है वोलेटाइल लिक्विड। तो देखो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा भी होगा, लिक्विड दैट इवेपोरेट्स। ठीक, अब वो इवेपोरेट हो रहा है मतलब उसमें क्या होता होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? वीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या रहेगा? वीक रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल को देखो, ईथर। ठीक है, आया समझ में? तो नॉन वर्टाइल सॉल्यूट, नॉन वर्टाइल लिक्विड का क्या होता है पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? जिसका वेपर्स नहीं निकलता। समझ में आ रहा है?
अब वेपर्स क्यों नहीं निकलता बोलेगा तो क्या बोलोगे, भाई पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसका एग्जांपल पूछेगा तो क्या बोलोगे पता है, मॉल्टन आयोनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl। NaCl को जब मॉल्टन फॉर्म में रखा जाता है, मतलब पानी में डाल देना, तो आप देखोगे कि वेपर्स निकलेगा तो सिर्फ किसका निकलेगा, वाटर का निकलेगा, लेकिन NaCl का वेपर्स नहीं निकलेगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि NaCl, मॉल्टन NaCl इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्टाइल लिक्विड। आया समझ में? तो वर्टाइल लिक्विड एंड नॉन वर्टाइल लिक्विड विथ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई इस लाइन को अच्छे से पढ़ना। ए सॉल्यूशन दैट इज नॉन वर्टाइल इज वन दैट हैज़ नो मेजरेबल वेपर प्रेशर। भाई वेपर्स बाहर निकलता ही नहीं है। नॉन वर्टाइल के केस में क्या होता है, वेपर बाहर निकलता ही नहीं है, तो वेपर प्रेशर कैसे होगा, समझ में आया? तो नॉन वर्टाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर 0 होता है। आया समझ में? अब आगे देखिए, जब हम लोग नॉन वर्टाइल सॉल्यूट को डालते हैं किसी लिक्विड में, जब नॉन वर्टाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डाला जाता है तब क्या होता है, लिक्विड जैसे हम लोग वाटर को लेते हैं तो वाटर का कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, लेकिन जब हम लोग उसमें क्या डाल देंगे, NaCl को डाल देंगे जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो उस समय जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे उस मिक्सचर, उस सॉल्यूशन को जब बॉईल किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक और काम कर रहा है, जब इसको डाला जाता है तो वो वेपर्स नहीं निकलता, प्लस जो वेपर्स निकलता रहता है वाटर का उसको भी बाहर निकलने नहीं देगा, मतलब उतना ज़्यादा आसानी से निकलने नहीं देगा। पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो चुका था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर बॉयल हो रहा है, मतलब आपको याद रखना है कि उसका जो वेपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तभी वो क्या होगा, बॉयल होगा। तो वाटर के केस में वही हुआ था, जब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा गया तब क्या हुआ था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया था। लेकिन जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि NaCl को डाल दिए तब क्या हुआ, उसका खुद का तो वेपर निकलेगा नहीं क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, NaCl नॉन वोलेटाइल है करके उसका खुद का वेपर्स नहीं निकलेगा, प्लस वो क्या करेगा, वाटर का जो वेपर्स निकल रहा था उसको भी कम कर देगा। तो इस केस में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वेपर प्रेशर कम नहीं कर रहा है। तो इस लाइन में वही बोला गया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है वो वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है। किसका कम करता है, प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर का वेपर प्रेशर को और कम कर दिया था, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा था, और ज़्यादा उसको हीट करना पड़ा था। समझ में आया? तब जाके वो बॉयल होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा अगर उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए। ध्यान से समझना इस वर्ड्स को, ठीक है? अब आगे देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, शायद ये भी आपके लिए नया ही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है पूछेगा तो क्या बोलोगे, प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा लेकिन उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या क्या आ सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, रोलिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चार जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा बट नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई चार एग्जांपल दो। तो ये चार चीज़ है जिसके बारे में पूरा डिटेल है, ठीक है, आगे मिलेगा आपको। अब देखिए, हेनरीज लॉ, शायद ये 11th क्लास में आप पढ़े भी थे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना? तो हेनरीज लॉ एक बार फिर से समझा रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, गैस का सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन रहेगा उसके ऊपर में जो वेपर रहेगा उसका जो प्रेशर रहेगा, समझ लीजिए जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर में जो प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो गैस डिजॉल्व है किसमें, उस लिक्विड में जितना गैस डिजॉल्व है उसके
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मास ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव द सॉल्यूशन। ये बोला जाता है हेनलीज लॉ के द्वारा। ठीक है, नीचे अगर आप देख सकिए तो देखो, अगर कंसंट्रेशन लो है, गैस का कंसंट्रेशन अगर लो है तो प्रेशर भी क्या दिख रहा है सरफेस के ऊपर में, लो। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन हाई है तो प्रेशर भी क्या दिख रहा है, हाई। मतलब आप समझ जाइए कि मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव द सॉल्यूशन। टेम्परेचर मस्ट बी इम्पॉर्टेंट ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। आगे देखिए, एक एग्जांपल के साथ देखिए, जब अपन लोग वाटर, सोडा वाटर को बंद करके रखा जाता है, सील करके रखा जाता है, तो CO2 गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, देखो। और जब वाटर को खोल दिया गया है तो क्या दिख रहा है आपको, वो वेपर्स जो होता है वो बाहर निकलेगा ना, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम। पहले वाले केस में प्रेशर ज़्यादा था, हाई प्रेशर था उसमें। सेकंड वाले केस में क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ तो वो कम कैसे होता है, वो देखिए, उसमें बबल्स निकलता है, आपको आवाज़ भी आता होगा सोडा वाटर को आप खोलते होगे तो पहले क्या होता है, जब वो बंद रहता है तो हाई प्रेशर के साथ रहता है, जब उसको खोला जाता है तो उसका प्रेशर कम होता होगा। प्रेशर कम होते होते क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जब वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब आपका कोई बबल्स टाइप का निकलता है, वो नहीं निकलेगा इस केस में। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है किसका, हेनलीज लॉ का। ठीक है, तो वो तो आपका 11th क्लास के हिसाब से हो गया, और 12th में भी उसका यूज़ है। एक और डेफिनेशन जो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से भी किया जाता है, तो पहला वाला जो डेफिनेशन लिखा है, मास इक्वल टू KP, ये जो लिखा है वो 11th के हिसाब से आपका हेनरीज लॉ का था। ठीक है, अभी 12th के हिसाब से मोल फ्रैक्शन के हिसाब से देखा जाता है, तो यहाँ जो x है वो मोल फ्रैक्शन है। x इक्वल टू क्या है, K डैश इंटू P, प्रेशर ऑफ द गैस, है ना। ये रिलेशन जो है उसका यूज़ 12th में हम लोग ज़्यादा करेंगे, और ये राउट्स लॉ में भी यूज़ होगा। दोनों हेनरीज लॉ का ही है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, सेकंड वाले को। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाले को, याद रखिए। यहाँ पर K डैश जो है वो आपका हेनरीज कांस्टेंट नहीं है। जब K डैश को आप नीचे ले जाओगे तो 1 जो K डैश होगा वो हेनरीज कांस्टेंट होता है, विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आप ये याद रखिए, और कम से कम 3 एप्लीकेशन आपको हेनरीज लॉ का याद करना है। डीप सी ड्राइवर्स वाला याद रखना है आपको, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड वाला आपको याद रखना है, सोडा वाटर वाला आपको याद रखना है। ये 3 चीज़ तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या होता है, प्लस उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ KH और टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन होता है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, तो अब भाई नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होगे। आपको तो पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है ना। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इसमें आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मेजर करते हैं उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस का, मान लो NaCl का निकालते हैं। ठीक है, और जब अपन लोग ऐसी सिंपल जो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका से निकालेंगे, दोनों में अगर डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू रहेगा मोलार मास का और जो हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, जो अपन लोग देखेंगे, दोनों में अगर डिफरेंस मिलता है तब हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। तो भाई वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता क्यों है, तो उस चीज़ को आप कैसे याद, तो भाई आप उस चीज़ को कैसे याद रखोगे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे आया, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा आपको, तो यहाँ देखिए, व्हेन द सॉल्यूशन इज़ नॉन आइडियल, अगर सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल है, ठीक है, उस केस में सॉल्यूशन जो होता है या तो एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन में जाएगा, या तो डिसोसिएशन में जाएगा। एसोसिएशन मतलब पार्टिकल्स जुड़ जाता है और डिसोसिएशन मतलब पार्टिकल्स ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमको तब मिलेगा जब कोई भी सॉल्यूशन या तो एसोसिएशन होगा या तो डिसोसिएशन में जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। इसमें एक एग्जांपल जो है वो आपका एसोसिएशन का है और दूसरा डिसोसिएशन का है, इस तरीके से। तो K2SO4 जो है वो क्या है, आयोनिक है, तो ये तो आपका डिसोसिएशन में ही जाएगा। तो जब हम 1 मोल K2SO4 पोटेशियम सल्फेट को वाटर में मिक्स करते हैं, डालते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, डिसोशिएट हो गया वो, और 3 मोल्स में टूट गया। वो कैसे टूटेगा, 2K+ बनेगा और SO4 का 1 बनेगा, है ना। 2K+ और SO4 का एक मोल, टोटल कितना मोल मिलेगा अपन लोग को, 3 मोल मिलेगा। ठीक है,
तो इसके लिए आई कैलकुलेट किया जाता है। आई जो होता है वो वांट ऑफ फैक्टर करके है, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ ही किया जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के केस में, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है अलग मिल रहा है, अपन लोग को मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक फैक्टर दिया गया है वांट ऑफ के द्वारा, जिसको बोला जाता है वांट ऑफ फैक्टर। उसमें क्या देखोगे आप, इसका फॉर्मूला देखिए। पहले क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब जब अपन लोग सॉल्यूशन जो है उसमें मतलब पार्टिकल्स जो है वो ब्रेक होगा, या तो डिसोशिएट होगा या तो एसोशिएट होगा। तो बाद में एसोशिएट हुआ है, वो डिसोशिएट हुआ है, क्या हुआ है, वो जो टर्म रहेगा वो ऊपर लिखाएगा, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो इनिशियली था वो नीचे दिखाएगा। पहले वाले केस में देखोगे तो इनिशियली उसके पास कितना मोल्स था, 1 मोल, है ना, 1 मोल था। बाद में उसके पास कितना मोल बन गया, 3 मोल्स। तो आई इक्वल टू होगा 3/1, मतलब आई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3। आगे समझ में। सेकंड केस में अगर मैं K2SO4 की जगह क्या लूँगा, एसिटिक एसिड को लूँगा, और किस में डालूंगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जो नॉन एक्वस में डालूंगा, मतलब जो अपना बेंजीन हो गया। उस केस में क्या हो रहा है, देखो एसोशिएट होते जा रहे हैं, डाइमराइज मतलब वो एसोशिएट हो गया। आपको एक चीज़ ईजी वे में बता रहा हूँ, आई इक्वल टू 1 होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा। आई इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, मतलब ना तो वो एसोसिएशन में जाएगा ना ही वो डिसोसिएशन में जाएगा। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन आई इक्वल टू होगा, वांट ऑफ फैक्टर होता है 1। अगर आई 1 से बड़ा हो गया तो वो आप समझ जाना कि जो सॉल्यूशन है वो किस में गया है, डिसोसिएशन में गया है। अगर आई का वैल्यू 1 से कम हो गया, जैसे इस केस में हुआ, तो उसमें क्या बोलेंगे कि वो एसोसिएशन में गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, तो जब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हुआ तो उस केस में हम लोग को जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू रहेगा सब हम लोग को क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, मतलब वो गलत मिलेगा। तो उस चीज़ को सही करने के लिए हम लोग को वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ करना है। मतलब जो भी है, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबका फॉर्मूला देख लीजिए। उसके पहले आई लगाया जाता है। आई जो है वो वांट ऑफ फैक्टर है, जैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे पिछले वाले पेज में। आई का वैल्यू 3 आया था K2SO4 वाले में, तो यहाँ पर आई का वैल्यू 3 डाल दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। आपका लोडिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, करेक्ट वैल्यू मिलेगा। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैसे डील किया जाता है इससे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक्स था उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सब नया ही मिलेगा आपको, ठीक। और कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और ये तो लॉकडाउन है तो सबको प्रॉब्लम जा ही रहा होगा पढ़ाई में अभी, फिर भी आप अपने तरफ से ट्राई करिए, मैं अपने तरफ से ट्राई करता हूँ, कुछ तो मेहनत लंग आएगा ही मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप बताइए, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आया समझ में।